गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 48 पर आ जाइए। यूपीपीएससी आरओ के लिए प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर, जीएस में भी उसमें ज्योग्राफी होगा, एग्रीकल्चर के कुछ प्रश्न होंगे और जनरल साइंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 48 तक पहुँच सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, बकिंघम नहर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? कलिंग तट पर, मालाबार तट पर, कोरोमंडल तट पर या कच्छ तट पर? बताइए कहाँ स्थित है बकिंघम नहर? ये जो है ना तमिलनाडु का कोरोमंडल तट, यहाँ पर है। तो सी है इसका आंसर। तो बकिंघम नहर जो है, बकिंघम कैनाल कोरोमंडल तट पर अवस्थित है। नंबर 2 पर आ जाइए। निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होते? किस में नहीं होते? कटहल, गुलर, आर्किड, फर्न। फर्न में नहीं होते। तो फर्न जो है एक संवहनीय पौधा है और बीज रहित होते हैं ये पौधे, और इन पौधों में फूल नहीं होते। नंबर 3 पर आ जाइए। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की उपस्थिति है, यानी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट 200 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा। कई बार बताया ये प्रश्न। असम है लेकिन नागालैंड नहीं है, तो एलिमिनेट हो जाएगा। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ नहीं है, उत्तर प्रदेश नहीं है, महाराष्ट्र है। ठीक है, तो दोनों ढूंढना है ना अपने को, केरल है, असम है, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, वेस्टर्न घाट तो पूरा ही है ये भारत का, ये जो एरिया है। बाकी इसके अलावा अंडमान निकोबार है, ठीक है, असम है। तो उपर्युक्त विकल्पों में जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन यानी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की उपस्थिति केरल और असम में है। यह वन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, लक्षद्वीप में आपको मिलेंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आपको मिलेंगे, असम के ऊपरी भागों में मिलेंगे और तमिलनाडु के तट तक सीमित हैं ये। तुलबुल परियोजना है एक, तुलबुल परियोजना का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है? तुलबुल परियोजना का संबंध है झेलम नदी से। तो तुलबुल परियोजना जो है झेलम नदी से संबंधित है। मैच करने के लिए पूछ लेता है इन प्रश्नों को। पोग बांध, पोग डैम निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? रावी या व्यास, सतलज या चेनाब? बताइए। पोग डैम व्यास नदी पर है। ठीक है, एक है थीन डैम, वो रावी नदी पर है। तो पोग डैम या पोग बांध का निर्माण व्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भाग में किया गया है। इस बांध द्वारा निर्मित जलाशय के जल का जो उपयोग है वो सिंचाई और विद्युत उत्पादन में किया जाता है, और इसे व्यास डैम भी कहा जाता है। नंबर 6 पर आ जाइए। गुलाबी क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? कपास, लहसुन, अंगूर, प्याज के उत्पादन से। गुलाबी क्रांति यहाँ हो जाएगी संबंधित प्याज के उत्पादन से। तो गुलाबी क्रांति का संबंध इनमें से जो है प्याज के उत्पादन से है। नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित फसलों में से किसे हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में हुआ? बताइए, निम्नलिखित फसलों में से किसे हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में हुआ है? कौन सी फसल है वो? ज्वार की, मक्के की, चावल या गेहूं की? कौन सी है? गेहूं की फसल। तो भारत में हरित क्रांति का उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में सर्वाधिक लाभ हुआ है गेहूं की फसल को। नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? रबी 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 की फसल इनमें से कौन सी नहीं है? गाजर रबी की फसल है, मूली रबी की फसल है, मटर रबी की फसल है, भिंडी नहीं है रबी की फसल। तो भिंडी रबी की फसल नहीं है। रबी की फसल की जो बुआई है वो अक्टूबर नवंबर में की जाती है और कटाई मार्च अप्रैल में की जाती है। भिंडी जायद की फसल है, और जायद की फसल जो है मार्च से जुलाई के बीच होती है। इसकी प्रमुख फसलें हैं तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, भिंडी। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी, केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान श्रीनगर, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ और भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर। एक पक्का इसमें इनकरेक्ट है, बाकी 3 करेक्ट हैं। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर सही है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ सही है, केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान भी लखनऊ में ही है, श्रीनगर में नहीं है। बाकी साग भाजी वाराणसी में बहुत पूछा है वो प्रश्न। तो केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है, न कि श्रीनगर में।
10वां प्रश्न है, भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान अवस्थित है कर्नाटक में। तो शिमला, दिल्ली, वाराणसी को एलिमिनेट कर दीजिए, मैसूर इसका उत्तर हो जाएगा सही। तो भारतीय भाषा संस्थान जो है कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। नंबर 11 पर आ जाइए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का बकरियों पर शोध के लिए केंद्रीय संस्थान स्थित है कहाँ पर? यह राजस्थान में नहीं है, तो भरतपुर एलिमिनेट हो जाएगा, बीकानेर चला जाएगा। उत्तर प्रदेश में है लेकिन अलीगढ़ में नहीं है, यह है मखदूम, मथुरा में। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम, मथुरा में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1979 को। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई थी। कब की गई थी बताइए? ठीक है, कब नहीं है तो क्वेश्चन मार्क की आवश्यकता है नहीं, बताइए। 1970 में, 1972 में, 1974 में, 1976 में भारत में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना 1974 में। तो भारत में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना वर्ष 1974 में पांडिचेरी में की गई थी और यह कृषि विज्ञान केंद्र पायलट आधार पर तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय कोयम्बटूर के प्रशासनिक नियंत्रण में स्थापित किया गया था। नंबर 13 पर आ जाइए, सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में अवस्थित है? देहरादून, प्रयागराज, नागपुर या भोपाल? कहाँ पर है सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र? यह है इलाहाबाद में, यानी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। तो सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, ठीक है। और एक वन अनुसंधान संस्थान फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी FRI, बहुत पूछते हैं इसको, एग्जाम में बहुत पूछा गया है, ये उत्तराखंड के देहरादून में। और इससे एक मिलता जुलता है जो जिसकी वजह से द्वंद्व पैदा होता है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, वो मध्य प्रदेश के भोपाल में। तो देखिए, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान रिसर्च की बात होगी तो उत्तराखंड के देहरादून में, और मैनेजमेंट की बात होगी, प्रबंधन की बात होगी तो मध्य प्रदेश के भोपाल में, ठीक है। डिफरेंस याद रखिएगा, अनुसंधान का और प्रबंधन का। अनुसंधान देहरादून में और प्रबंधन होता है भोपाल में। बाकी राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान वो है महाराष्ट्र के नागपुर में। नंबर 14 पर आ जाइए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट मिलते हैं? तो कौन सा स्थान है जहां पर मिलते हैं 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट? ये अरेबियन सी है, इधर बंगाल की खाड़ी है, नीचे से इंडियन ओशियन। क्या है ये? कन्याकुमारी है। तो देखिए, कन्याकुमारी भारतीय प्रायद्वीप का दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है। जो बचा है मतलब डूबा नहीं है, क्योंकि जो इंदिरा पॉइंट है वो तो पानी में डूब गया है, ठीक है। वैसे तो इंदिरा पॉइंट ही माना जाता है, लेकिन ये बचा हुआ, डूबा नहीं है अभी तक। तो यहाँ 3 समुद्र वो हैं, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। नंबर 15 पर आ जाइए, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, या जिसको बोलते हैं न्याहा शेवा बंदरगाह, ठीक है, ये मुंबई पोर्ट के बोझ को कम करने के लिए बनाया गया है, महाराष्ट्र में है ये। तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह या न्याहवा सेवा बंदरगाह अरब सागर तट पर मुंबई महाराष्ट्र के दक्षिण में स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है। इसका निर्माण हुआ है मुंबई बंदरगाह के यातायात के दबाव को कम करने के लिए। यहाँ जो है मुख्य रूप से मालवाहक जहाज़ों का आवागमन होता है और यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। नंबर 16 पर आ जाइए, ध्वनि तरंगों से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर बताने के, में से कौन सा करेक्ट है? ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं और ध्वनि तरंगे निर्वात में भी संचरित हो सकती हैं क्या? देखिए, 50 बार बताया होगा कम से कम, ध्वनि तरंगे जो हैं वो अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, अनुप्रस्थ तरंगे नहीं है। निर्वात में, वैक्यूम में थोड़ी संचरित हो सकती हैं। इनके संचरण के लिए तो माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात में कौन सा माध्यम होता है? गलत है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट डी है इसका आंसर। प्रकाश जो है वो निर्वात में संचरित हो सकता है। तो ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ ना होकर अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, गलत है पहला स्टेटमेंट। ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे भी हैं, ये निर्वात में संचरित नहीं हो सकती। इनके संचरण के लिए माध्यम यानी मीडियम की आवश्यकता होती है। नंबर 17 पर आ जाइए, प्रकाश वैद्युत प्रभाव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? खोज की बात कर रहा है, इसलिए आपको अल्बर्ट आइंस्टाइन लगाकर गलत नहीं करना है, क्योंकि इसकी खोज की है हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज ने। किसने? हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज।
तो हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की, जिसकी बाद में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने व्याख्या की थी। ठीक है, आवृत्ति का जो एसआई मात्रक है वो इन्हीं के नाम पर रखा गया, हर्ट्ज, हेनरी रुडोल्फ हर्ट्ज के नाम पर। और इन्होंने ही जेसी मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत की प्रयोगों द्वारा पुष्टि की। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। ध्वनि की तीव्रता और प्रबलता के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है? ध्वनि की तीव्रता ध्वनि का वह लक्षण है जिसके अनुसार उसका मोटा या पतला होना निर्धारित होता है। और प्रबलता ध्वनि के लिए कानों की संवेदनशीलता की माप है। देखिए, तीव्रता थोड़ी है, उसको तो वो बोलते हैं ना तारत्व, पिच। ठीक है, तारत्व 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 निर्धारित करता है मोटा पतला होना। महिलाओं में आवाज़ पतली होती है क्योंकि उनका तारत्व अधिक होता है, पुरुषों का तारत्व कम होता है, इसलिए आवाज़ मोटी होती है। तो गलत है पहला स्टेटमेंट। प्रबलता ध्वनि के लिए कानों की संवेदनशीलता की माप है, दूसरा वाला सही है। हमने चर्चा की है पहले भी टेस्ट सीरीज में इस पर। तो कथन एक गलत है क्योंकि ध्वनि का वह लक्षण जिससे उसके मोटे या पतले होने का निर्धारण होता है तारत्व या पिच कहलाता है। दूसरे शब्दों में किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति को मस्तिष्क जिस प्रकार अनुभव करता है उसे तारत्व कहते हैं। यदि आवृत्ति उच्च है तो तारत्व भी उच्च होगा, तथा आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी कम है तो तारत्व भी कम होगा यानी निम्न होगा। नंबर 19 पर आ जाइए। ध्वनि की चाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से कम होती है। ठोस में गैसीय अवस्था की ओर जाने पर ध्वनि की चाल बढ़ती जाती है। माध्यम का ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल भी बढ़ जाती है, और गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था की ओर जाने पर ध्वनि की चाल बढ़ती जाती है। बताइए। देखिए, ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होती है ठोस में, उसके बाद होती है गैस में, उसके बाद होती है द्रव में। तो यहाँ जो लिखा है ना कि ठोस से गैसीय अवस्था की ओर जाने पर ध्वनि की चाल बढ़ती जाती है, तो गलत है, घटेगी। बाकी ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से कम होती है, ये सही है। और माध्यम का ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल भी बढ़ जाती है, ये सही है। और गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था की ओर जाने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है। ठीक है, ये भी सही है। तो दूसरा वाला गलत है। तो पहला वाला करेक्ट है क्योंकि ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से जो है, ठीक है, बहुत कम होती है। और दूसरा गलत है क्योंकि ठोस से गैसीय अवस्था की ओर जाने पर ध्वनि की चाल जो है घटती जाती है, ना कि बढ़ेगी, गलत है। तीसरा वाला सही है क्योंकि माध्यम का ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल भी बढ़ जाती है। और चौथा वाला सही है, गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था की ओर जाने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है। ध्वनि की चाल की बात करें तो सबसे ज़्यादा ठोस में होगी, उससे कम द्रव में, उससे कम गैस में। ये क्रम भी पूछ लिया था एग्जाम में। नंबर 20 पर आ जाइए। अंतिम प्रश्न है, 20वां प्रश्न है। सामान्य मनुष्य में ध्वनि की श्रव्यता का परिसर लगभग कितना होता है? 10 से 20,000 हर्ट्ज, 10 से 10,000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 40,000 हर्ट्ज, या 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ये प्रश्न ऐसा है जो हर एग्जाम में पूछा गया होगा एक आध बार। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, ये हर्ट्ज वही है हेनरी रुडोल्फ हर्ट्ज के नाम पर। तो सामान्य मनुष्य में ध्वनि की श्रव्यता का जो परिसर है लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होता है। और 20,000 हर्ट्ज से कम आवृत्तियों की ध्वनि को बोलते हैं इंफ्रासोनिक यानी अवश्रव्य, तथा 20 हर्ट्ज से अधिक ध्वनियों को बोलते हैं पराश्रव्य यानी अल्ट्रासोनिक ध्वनि या पराध्वनि। तो ये 20 प्रश्न थे जिसमें हमने फोकस किया कुछ एग्रीकल्चर के प्रश्नों पर, कुछ ज्योग्राफी के प्रश्नों पर। लगभग 5 हमने देखे प्रश्न जनरल साइंस के। इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक बार 2 बार। धन्यवाद।